अगर हम सबसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं, पर हम ज़्यादा जिन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिनसे ज़्यादा सेहत इफ़ेक्ट होती है, जहाँ लाइफ्स जाती हैं, डेथ होती हैं, वो है डेंगू। तो डेंगू का खास तौर पे जो मच्छर है वो एडीज़ वायरस है, एडीज़ मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। पर वो प्रॉब्लम ये है कि जो मच्छर काटते दिन में है और इसके बाइट के भी टाइमिंग्स हैं। अच्छा। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब ये जो अर्ली 7 से 11 और शाम को दोपहर को 2:30 बजे से लेके 7 o'clock तक। ये मैक्सिमम टाइमिंग्स हैं जिसमें ये मॉस्किटो बाइट करता है। और अभी तक 490 घरों में डेंगू लार्वा मिल चुके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई बार फिजिशियंस भी ये डायग्नोस नहीं कर पाते कि ये डेंगू है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा? मतलब कोई टेस्ट होते हैं इसके, क्या होता है? अगर एक एरिया में, एक घर में किसी को डेंगू है, उसके 8 से 9 घर आसपास के आगे पीछे के एट थ्रेट है। अच्छा। और इसकी जो फ्लाइट है वो 15 मीटर तक होती है। जिस मॉस्किटो ने एग दिया है वो ऑलरेडी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, वो 500 के 500 एग्स में वो वायरस आगे ट्रांसमिट करेगा। अच्छा। डेंगू जो है इसमें कोई एज बार नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इस बीमारी से जो भी मच्छर के कांटेक्ट में आया उसको हो सकती है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अक्सर हमने ये बात सुनी है, लेकिन कई बार हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अपनी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा नाना पाटेकर का कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम जिस मौजू पर, जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वही छोटा सा मच्छर है। और उस मच्छर से क्या कुछ हो जाता है वो डायलॉग में तो आपने ज़रूर सुना है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी और हकीकत में क्या कुछ होता है उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप छाबड़ा जी। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और आज उसी छोटे से मच्छर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हमारे पास बैठे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात करी कि वो डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को, तो इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, हालात सब जगह पानी पानी हो रखा है। पूरे देश में हम देखते हैं कहीं बादल फट गया, कहीं बहुत बाढ़ है और कहीं बहुत पानी भरा हुआ है। और सभी जानते हैं हम लोग कि खड़े पानी में ही मच्छर होते हैं और वो मच्छर के टाइम पे फिर जो ये इस समय सीज़न होता है तो उसमें मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये क्या सीज़नल चीज़ें ही हैं या वैसे भी जहाँ पे गंदगी हो या जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ पे ये सब हो सकता है? आप कैसे इसको देखते हैं? कहाँ से शुरू करें? हाँ जी। मच्छर, और सबसे पहले तो हम शुरुआत इसी बात से करते हैं, आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। सेव मॉस्किटोस। सेव नहीं, वी हैव टू सेव लाइव्स। जैसे आपने कहा कि ये जो मच्छर हैं वो किस तरह के पानी में पैदा होते हैं। अगर हम सबसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं, पर हम ज़्यादा जिन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिनसे ज़्यादा सेहत इफ़ेक्ट होती है, जहाँ लाइफ्स जाती हैं, डेथ होती हैं, वो है डेंगू। तो डेंगू का खास तौर पे जो मच्छर है वो एडीज़ वायरस है, एडीज़ मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। ये साफ पानी में पैदा होता है। इसके लिए जैसे आपने बोला ये सीजनल है, यस डेफिनेटली। रीज़न बिकॉज इसको पैदा होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए। फर्स्ट ह्यूमिडिटी, सेकेंड टेम्परेचर। जो बारिशों के टाइम में ये दोनों चीज़ें इसको पैदा होने के लिए बहुत अच्छे से मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब जब मैंने पहली बार ये सुना ना तो कि डेंगू के बारे में बात करनी है, तो मुझे तो नाम ही बड़ा फैसिनेटेड सा लगा। और कभी कभी लगता है, कहते हैं ना कि वो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हम लोग जो राइटिंग में हैं या इस तरह के पेशे में, तो हम लोग बड़ा सोचते हैं कि यार ये डेंगू मतलब कितना अच्छा नाम है ना, किसने रखा होगा, डिंग डोंग ओ मेरा सिंग सॉन्ग, ऐसे गाने भी हैं। तो डेंगू ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिस्को वाला कोई ऐसा नाम रखा है। तो ये नाम कैसे पड़ते हैं? मिठाइयों के नाम है, शहरों के नाम है, तो डेंगू ये पर्टिकुलर एक मॉस्किटो का नाम है या डिजीज़ का नाम है? नहीं, डेंगू एक डिजीज़ का नाम है जो कि मच्छर से स्प्रेड होती है। ओके। और इसको जो एक्चुअली जो इसका जर्म है जिसे हम कीटाणु बोलते हैं वो डेंगू वायरस है। अच्छा। तो इसकी टाइप्स होती हैं, डेंगू वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पर इसका जो वेक्टर है, जो स्प्रेड करने का जो जरिया है वो मॉस्किटो है। तो डेंगू एक्चुअली एक डिजीज़ है, किसी मच्छर का नाम नहीं है, बट ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो डेफिनेटली मच्छर से। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो ये सोचते होंगे कि डेंगू डिस्को है या कोई सॉन्ग है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक स्टेज है और डेंगू एक बीमारी कह सकते हैं।
अब आता है कि डेंगू जो है वो आम तौर पे हम लोग सुनते हैं कि डेंगू हो गया, और हम लोग ये भी सुनते हैं कि हाँ जी वहाँ पे फॉग मशीन के द्वारा छिड़काव किया गया, धुआं फैलाया गया। तो क्या ये उसी समय डेंगू के समय उसको कम करने के लिए ज़रूरी है, या फॉग मशीन्स या जैसे कॉरपोरेशंस वगैरह करती हैं, इज़ इट ओके या? हाँ जी, एक्चुअली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर हम जलंधर की भी बात करें, जो सिविल हॉस्पिटल सिविल सर्जन ऑफिस है, उनका टीम है जो डॉक्टर आदित्य एपिडेमोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी टीम उनके गाइडेंस के अंदर काम करती है। वो इस सीज़न में जैसे जनवरी से अभी तक टिल अगस्त, अभी आज जैसे 20 अगस्त है, तो उन्होंने 2,36,000 से ऊपर डोर टू डे सर्वे किए हैं, और उन एरियाज़ में जाके लार्वा भी चेक किए हैं, और अभी तक 490 घरों में डेंगी लार्वा मिल चुके हैं। और जहाँ पे ये लार्वा मिलते हैं, जलंधर ओनली, आई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जलंधर, और जहाँ लार्वा मिले हैं डेफिनेटली उन्होंने वहाँ फोगिंग की है। बट इससे भी ज़्यादा हमें समझना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि ये लार्वा पैदा कौन कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब गवर्नमेंट तो सर्वे कर ही रही है, वो फोगिंग भी कर रही है, चलो एक एरिया में उन्होंने फोगिंग भी कर दी, अगर वो ये लार्वा वहाँ से हटा भी दिए, अगर वहाँ की पब्लिक या जनरल पब्लिक समझेगी नहीं, वो तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर और एंड सो ऑन, ये ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ इस चीज़ पे हम डिपेंड नहीं रह सकते कि जैसे वो कहते हैं कि एक तो फॉगिंग हो गया, एक घरों में भी आजकल वो ऑल आउट और पता नहीं क्या कुछ वो छोटी छोटी जला के, और कई कपूर भी जलाते हैं, कई कुछ करते हैं, तो क्या ये भी सब उसी कैटेगरी में आते हैं, या फॉगिंग इज़ बेटर देन ये ऑल आउट, या ऐसा आप क्या समझते हैं? अब सर जो फॉगिंग की हम बात करते हैं ना, फॉगिंग आउटसाइड जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, हमारे घरों के जो बाहर आउटडोर पैदा हो रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली वो ख़त्म कर सकता है। पर जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि मेरे घर के अंदर जो इंडोर मॉस्किटोज हैं उन पे आउटडोर फॉगिंग घर के अंदर इफेक्ट नहीं कर सकती, वहाँ से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, जिसमें ऑल आउट की हम बात करते हैं, या मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं कि मॉस्किटोज हमें काटे ना। तो इंडोर मॉस्किटोज आर एज इम्पॉर्टेंट एज आउटसाइड आउटडोर मॉस्किटोज। तो एक बार फिर से जानना चाहूँगा, ये स्प्रेड कैसे करता है? अब मान लीजिए किसी को हो गया, तो क्या ये छूत की बीमारी है, या कि कैसे मतलब ये स्प्रेड करता है? हमें घर में कैसे उसको देखना चाहिए अगर किसी को हो ही जाए तो? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है डेंगू के बारे में पहले तो समझना। जैसे मैंने बिगनिंग में भी बोला है कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो मच्छर से आगे स्प्रेड होती है। आज मॉस्किटो डे है तो थोड़ा पहले मॉस्किटो को समझते हैं। तो एक मॉस्किटो जो एडीज़ वायरस, जो एडीज़ मॉस्किटो है, डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है, ये एक दिन में, मतलब अपनी पूरे लाइफ स्पैन में, जितने दिन का उसका लाइफ स्पैन रहता है, ये 500 एग्स अंडे देता है। अगर मान लीजिए कि जिस मॉस्किटो ने एग दिया है वो ऑलरेडी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, वो 500 के 500 एग्स में वो वायरस आगे ट्रांसमिट करेगा। अच्छा। और ऐसे इनकी आगे से आगे प्रोजनी चलती रहती है। वो पूरे लाइफ स्पैन के लिए वो जो डेंगू मॉस्किटो वायरस है वो स्प्रेड होने के लिए वो तैयार है। अब मान लीजिए कि घर में किसी एक पर्सन को डेंगू है, ठीक है, उसको मॉस्किटो काटा, मच्छर ने काटा, वो घर के अंदर भी है मच्छर, तो जिनको आगे और अपनी फैमिली को काटेगा उनको भी डेंगू होगा। और इस मच्छर की जो फ्लाइट है ना, वो 400 मीटर तक, मतलब आधा किलोमीटर तक जा सकता है। अगर मोटे तौर पे समझें कि अगर एक एरिया में, एक घर में किसी को डेंगू है, उसके 8 से 9 घर आसपास के आगे पीछे के एट थ्रेट है। अच्छा। और इसकी जो फ्लाइट है वो 15 मीटर तक होती है। तो इसलिए डेंगू जो है, इसको डिजीज़ को भी समझना है, इस मच्छर की स्प्रेड करने की टेंडेंसी को भी समझना है। मैं तो आपके वो फैक्ट सुन रहा हूँ कि कैसे वो मेजर किया होगा कि इतना उसका डिस्टेंस है और इतना सब कुछ है। ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाँ। अब आते हैं कि चलिए मान लिए हमने कहा कि हमारे घर में किसी को डेंगू है, तो एक तो ये है कि ठीक है, हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि चल तू ये खा ले, ये दवाई खा ले, या ये जड़ी बूटी खा ले, या हल्दी का पानी पी ले, ऐसा कुछ घर में हम होम रेमेडीज़ करते हैं। तो हम पहचाने कैसे कि ये आम होम रेमेडी वाला चक्कर नहीं है, ये डेंगू है? जी, डेंगू जब भी शुरुआत होती है ये आम वायरल की तरह है। 90%, 100% केसेस में रादर हाई ग्रेड फीवर होता है। इसमें बहुत तेज बुखार, इसे हड्डी तोड़, बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोलते हैं। अच्छा। बहुत तेज बुखार होता है, ज़्यादातर ये उतरता ही नहीं है, लगातार रहता है। बहुत सारे बॉडी एक्स, पेन्स रहते हैं, बोन्स में पेन रहती हैं, जॉइंट्स में पेन रहते हैं, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, उल्टी होगा। सो हमें ये समझना होता है कि इस सीज़न में जब हम अगस्त ऑनवर्ड्स चलते हैं, ये जो बारिशों का टाइम है, जी। इसमें कभी भी किसी को भी फीवर आ जाए, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, हम उसको पहले तौर पे लाइटली ना लें।
वो क्योंकि इनिशियल जो सिम्टम्स कुछ दिनों के होते हैं वो बाकी वायरल डिजीज से अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। क्लिनिकली भी हम डिफरेंशिएट समटाइम नहीं कर पाते कि ये डेंगू है या कोई और बीमारी है। तो सबसे सेफ तरीका ये होता है कि हम सिर्फ बुखार उतारने के लिए जो ले सकते हैं वो पैरासीटामोल। बिल्कुल। कोई भी और दवाई जो फीवर उतारने के लिए, जैसे हम ब्रूफन यूज़ करते हैं, एस्प्रिन है या और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फीवर उतारने के लिए और कोई मेडिसिन पैरासीटामोल के अलावा यूज़ नहीं करनी है। अच्छा। और अगर किसी को 1-2 दिन फीवर है तो कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन करने से अवॉइड करें और खूब सारा पानी पिएं। जितना ज़्यादा लिक्विड ले सकते हैं, मतलब आप मान लिए पानी इज़ नॉट ओनली सिर्फ वाटर, नींबू पानी, नारियल पानी, कुछ भी जूसेस के फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और जितनी जल्दी हो अपने फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करें। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई बार फिजिशियंस भी ये डायग्नोस नहीं कर पाते कि ये डेंगू है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा? मतलब कोई टेस्ट होते हैं इसके, क्या होता है? हाँ जी, इसके बहुत सारे लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं जो जनरली हम, अगर हमारे पास, जैसे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, सिक बच्चे देखते हैं, हमारे पास कोई फीवर के साथ आता है और अगर कोई और सिम्टम्स नहीं है, मान लो फीवर आ रहा है, तो हम पेरेंट को बोल के देते हैं कि ये आपने मेडिसिन देनी है। और उसका टाइम पीरियड होता है जिसमें हम एक बेसलाइन CBC करा के देख लेते हैं कि इतने सेल हैं। CBC टेस्ट है? CBC टेस्ट है। बाकी कंफर्मेशन के लिए एक डेंगू इलाइजा टेस्ट है। कार्ड टेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं बट वो बहुत सेंसिटिव या स्पेसिफिक नहीं है डेंगू के लिए। अच्छा जी। डेंगू के लिए इलाइजा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो किसी को भी अगर बुखार है इस सीजन में और लक्षण शो कर रहा है कि ये डेंगू हो सकता है, तो इट्स बेटर टू लाइक कॉन्टैक्ट फिजिशियंस और डेंगू इलाइजा कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और हम कंफर्म कर सकते हैं जल्दी से उसको। अच्छा, ये भी है कहीं कि हम लोग ये सुनते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेंगू जो है इसमें कोई एज बार नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इस बीमारी से, जो भी मच्छर के कांटेक्ट में आया उसको हो सकती है। हाँ, रिस्क फैक्टर जरूर होते हैं। जैसे हम खास तौर पे जो बच्चे अडोलेसेंस एज में हैं, हमने खुद देखा है अडोलेसेंस बच्चे, खास तौर पे जिनमें ओबेसिटी है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो डेंगू की, मैं आगे आपको बताऊंगी, डेंगू की फेजेस होती हैं। इसकी 3 फेज होते हैं डेंगू बुखार के। और जो लास्ट फेज जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और मरीज बीमार होता है या जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लाइफ खोने के, वो ज़्यादातर रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स में होते हैं। उनमें से एक है अडोलेसेंस। डेंगू इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अच्छा, इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग, इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंड। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत हल्के में लेते हैं डेंगू को कि डेंगू मीन्स बुखार हुआ, हमने कहीं जाके ड्रिप लगवा ली, सेल कम हो गए, हमने कीवी खा ली और हमने बकरी का दूध भी बड़ा सुनने को मिलता है। हमारी सोच सिर्फ यहाँ तक है, बट डेंगू इससे कहीं पता चल गया मेरे सारे सवाल ना। हाँ जी, मुझे पता चल गया। जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि कीवी पे आते हैं या फल खा लो या ये कर लो, तो ये रेमेडीज़ हैं, लेकिन फिर भी फिजिशियन को कंसल्ट करना आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अब क्योर्स पे थोड़ा सा आ जाएं कि कौन सी क्योर्स हम ले सकते हैं या कर सकते हैं घर पे। एक तो मतलब AC के नीचे बैठें, नहीं बैठें, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि अगर देखिए अगर डेंगू है तो फीवर बहुत तेज होगा। और फीवर हम उतारने के यही होता है कि हम नहाएं, स्पॉन्जिंग करें, रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल रखें, पैरासीटामोल लें, क्योंकि फीवर इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ द डेंगू। और पेरेंट्स की मैं बात करूँ, वो फीवर से बहुत डरते हैं, तो बताना पड़ता है कि आपका रूम का एटली टेम्परेचर कम होगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा, तभी वो फीवर जो है पैरासीटामोल से नीचे आएगा। ठीक है। तो अब इसके लिए जैसे आपने बोला कि एक तो फॉगिंग हो गई, फिर घर में आप वो स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपको वर्क प्लेस पे जाना है या कहीं मार्केट में जाना है, तो एक आम व्यक्ति को अपने लिए क्या प्रिकॉशंस या किस तरह से अपने आप को कैरी करना चाहिए कि वो इस डेंगू जो मच्छर है उसके काटने से बच सके? कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले मच्छर को हम फिर से बात उसी पे आते हैं। जो डेंगू मॉस्किटो है ये डे बाइटर है, ये दिन में काटता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और ये रात को नहीं काटता। मैं अगर पेरेंट्स से बात करूं कि आपने बच्चे को फुल कपड़े नहीं पहनाए, वो कहते नहीं मैम हम रात को पहनाते हैं। पर वो प्रॉब्लम ये है कि जो मच्छर काटते दिन में है और इसके बाइट के भी टाइमिंग्स हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब ये जो अर्ली 7 से 11 और शाम को दोपहर को 2:30 बजे से लेके 7 o'clock तक, ये मैक्सिमम टाइमिंग्स हैं जिसमें ये मॉस्किटो बाइट करता है। अब देखेंगे आप, इसमें ज़्यादातर ऑफिस टाइम है हमारा, या हम घर से बाहर हैं, बच्चे स्कूल्स में हैं, तो हम यहाँ कहाँ से बचे हैं ना। प्रिवेंशन, क्योंकि डेंगू में यही बात मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज, क्योंकि डेंगू एक बार हो गया फिर तो होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमने डेंगू से बचना है, तो सबसे पहला प्रिवेंशन यही है कि इस सीज़न में फुल स्लीव्स यानी कि आर्म्स कवर हों,
टांगे लेग्स कवर हों, पैर कवर हों। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को भी और इवन अडल्ट्स को भी, और बच्चे के स्कूल जाते हैं, बच्चे हम पे डिपेंडेंट है, तो बच्चों के पूरी लेग्स कवर होनी चाहिए, हाथ और आर्म्स और पैर भी कवर होने चाहिए। गर्मी बहुत है, गर्मी लगती है तो खुले पहन ले कपड़े, थोड़े कॉटन के हम खुले कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिफॉर्म हम स्कूल से भी बात कर सकते हैं। आई थिंक लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन कि अगर ये थोड़ी सी गर्मी हम बर्दाश्त भी कर ले तो। और सेकेंड है ओडोमॉस, या ऐसी बहुत सारी हर्बल क्रीम्स भी आती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, वो आप लगाएं, अपनी आर्म्स, फीट और लेग्स कवर रखें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हुआ आपको डेंगू तो उससे आपके सेल कम हो गए। ये कौन से सेल होते हैं? हमारे सेल पे चलने वाले, मुझे तो मालूम नहीं था कि हम भी सेल पे चलते हैं। नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हम जो ये पर्टिकुलरली डेंगू में बात करते हैं, ये प्लेटलेट सेल्स होते हैं, इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्लेटलेट का काम होता है कि हमारी कोई भी कहीं मान लीजिए कट लगा, कहीं चोट लगी, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद वहाँ ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है। वो पूरा एक सिस्टम है जो हमारी अपनी पूरी बॉडी में चलता है। उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेटलेट का। डेंगू में जो डेंगू इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, इसमें प्लेटलेट सेल कम होते हैं। ये मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिजीज। अच्छा। पर एक्चुअली जो पब्लिक है वो इसके वायरस के सेल से बहुत डरती है कि सेल बहुत कम होंगे। डेंगू में सेल कम होते हैं, पर ये एक डेंजर साइन होता है, रिस्क फैक्टर होता है। मान लीजिए किसी के सेल हैं, आज टेस्ट करवाए वो नॉर्मल हैं, और 2 दिन बाद हम CBC करवा रहे हैं, वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो गए। वो एक रिमाइंडर है, एक रिस्क फैक्टर है कि ये पेशेंट जो है, ये 3rd फेज, जिसे डेंगू शॉक कहते हैं, जिससे डेथ होती है। अच्छा। उसमें ये जा सकता है। हाँ, बट ज़्यादातर लोग डरते हैं कि सेल बहुत कम हो गए हैं, हम हॉस्पिटल में एडमिट होके सेल चढ़वाएं, ये ट्रीटमेंट है, सिर्फ ये ट्रीटमेंट है, ये ऐसा नहीं है। डेंगू इज़ सेल कम होना इज़ अ साइन, यू कैन से इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिजीज। तो अब उसी पे आते हैं, बकरी का दूध और कीवी का फल और पता नहीं क्या क्या। देखिए, फ्रूट की बात करूँ तो कीवी एक फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट है। आई नेवर से नो टू टेक अ कीवी, यू कैन हैव इट। फ्रूट खाना तो अच्छी बात है, बट ये साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है कि अगर हम गोट का दूध पी रहे हैं या पपाया लीव्स खा रहे हैं या ये खाने से हमारे सेल इंप्रूव हो जाएंगे या पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो लेकिन उसका नुकसान भी नहीं है, अगर आप खा रहे हो तो नुकसान भी नहीं है। बट इसकी सिर्फ खाने से ही, आप अगर फिजिशियंस के पास नहीं जा रहे हैं, पेशेंट हमारा अगर डेंगू शॉक में एंटर होकर हॉस्पिटल आ रहा है, वो थोड़ी सी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आप कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री लेने में कोई हर्ज नहीं है, पर साइड बाय साइड अपनी कंसल्टेशन भी जरूर लें। अब आते हैं इसकी, जो आपने बोला कि टेस्ट हैं और टेस्ट के बाद जो स्टेजेस और मेडिसिन है, वो मेडिसिन स्टेज के हिसाब से होती है कि आपको किस स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, और ये स्टेज कितनी लंबी जा सकती है? मतलब एक स्टेज जो है वो अराउंड हम कितनी टाइम की मान के चलें, 1 हफ्ते की, और 4th स्टेज या 5th स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो कब तक मान के चलें? 2 महीने में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू जो है एक 3 फेजेस में एक्चुअली होता है। एक होता है डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर, थर्ड जो सबसे डेंजर स्टेट है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अच्छा। डेंगू फीवर जो है यूजुअली 5 से 7 दिन रहता है। डेंगू फीवर में सिर्फ फीवर होता है, पेशेंट को फीवर होएगा, बॉडी एकस होंगे, जॉइंट पेन्स होंगे, दवाई खा के ठीक हो जाए, दवाई खा के पैरासीटामोल खा के यूजुअली 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा जी। डेंगू हेमरेजिक फीवर इसी दरमियान शुरू होती है, जिसमें यहाँ ये 5-7 दिन के अंदर अंदर, अगर मान लीजिए फीवर भी है, आपको सारे लक्षण हो रहे हैं, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, पेट दर्द सब हो रहा है, पर साथ में आपके सेल बहुत कम होने शुरू हो गए, बॉडी में लाल रंग के छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, नीले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नाक में ब्लीडिंग हो गई, मुंह से ब्लीडिंग हो गई, इसे हम लेबल करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो इसका मतलब 5-7 दिन के बाद शुरू होगा ये? इस दरमियान भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। इम्यूनिटी ऑन द डिपेंडिंग ऑन द, अगर किसी मरीज को पहले डेंगू हुआ है, ओके, तो उसको नेक्स्ट टाइम अगर डेंगू होता है तो उसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं, वो उसकी स्टेजेस बड़ी फास्टली प्रोग्रेस करती हैं। वी हैव सीन द किड्स कि उनको 3-4 दिन में फीवर हुआ, वो सीधे ही डेंगू शॉक में एंटर हो गए। अच्छा। तो उन केसेस में यूजुअली ऐसा होता है कि वो प्रीवियसली कहीं ना कहीं पहले इन्फेक्टेड हुए थे। मतलब अगर 2 साल पहले हुआ तब भी? डेफिनेटली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये एक तरह की ऑटो इम्यूनिटी, साइटोकाइन स्ट्रोम पैदा हो जाता है बॉडी में, तो दैट उसमें कि एकदम से सेल भी कम होते हैं, जितना भी बॉडी का ब्लड प्रेशर का
सिस्टम है वो सारा क्रैश हो जाता है, जैसे डेंगू शॉक ये ना सोचें कि वो तो 2 साल पहले हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो 2 साल पहले हुआ तो उसका असर अब भी और नेक्स्ट अगर डेंगू होगा उसी मरीज में, उसके बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि अच्छा। ही और शी कैन वर्सन। तो ये सेकंड स्टेज होगी। ये सेकंड होगी। थर्ड जो स्टेज होती है उसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये नॉर्मली कब तक आता ये है? यूजुअली फर्स्ट वीक के एंड में। यहाँ बात बहुत जरूरी है समझने की, क्योंकि डेंगू शॉक सडनली नहीं हो जाता। देयर आर सम साइंस जो बॉडी आपको अलर्ट दे करती है कि ये प्रॉब्लम आप में क्रिएट हो सकती है। यूजुअली ये जब होता है तब जब पेशेंट का फीवर टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या है मतलब नॉर्मली जब ठीक होने शुरू जब ठीक होने शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए आपका फीवर ठीक हो गया, आप तो निश्चिंत हो गए ना कि मेरा तो फीवर ठीक हो गया, वो बिल्कुल ही चीज़ों को लाइटली लेना शुरू हो जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम की फेज स्टार्ट ही तब होती है। अच्छा। साइटोकाइन स्ट्रोम आता ही वो यूजुअली सेकेंड वीक के बिगिनिंग में है। इसमें कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं। अगर हम एज ए पब्लिक समझे इस बात को, तो हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की फेज में जाने से पहले भी बच सकते हैं। वो क्या है? अगर मान लीजिए कि आपका फीवर उतर रहा है, आप ठीक हो रहे हो, पर सडनली आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, उल्टी, सिर दर्द, बहुत ज़्यादा घबराहट, पसीने छूट रहे हैं, ये समझ लीजिए डेंगू शॉक के सिंड्रोम है। और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू फीवर चल भी रहा है, अभी किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी भी मरीज को फीवर के साथ अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और उल्टी हो रही है, उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने अपना वो डेफिनेटली पैरासीटामोल ले सकते हैं, फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना है, बट एज सुन एज पॉसिबल आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है। जरूरत पड़ने पर अगर एडमिशन कहते भी हैं, भले आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल है अभी, बट अगर ये डेंजर साइन है कि उल्टी और पेट दर्द विद फीवर, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको लगता है तो आपको बिल्कुल। और एक डेंगू शॉक में मरीज एंटर हो गया, इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन होती है बहुत फास्ट होती है। एंड ऑर्गन सिस्टम्स सारे फेल होने शुरू हो जाते हैं। एंड ऑर्गन जैसे हम फेलियर बोलते हैं, ये मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिजीज बन जाती है, जिसमें लीवर भी फेल होने के चांसेस, किडनीज, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो हार्ट है, इसमें इसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ होती है। हो। तो चलिए हम वहाँ तक तो नहीं जाएंगे, इतना दूर आपको इसीलिए बुलाया कि हम वहाँ तक ना पहुँचें और हमारे दर्शक जो देखने वाले हैं वो भी पहले से इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि अभी सीज़न वही चलने वाला चल रहा है। इतना बड़ा अगर ये एक थ्रेट है, तो क्या गवर्नमेंट और किस लेवल पे इस पर काम हो रहा है? आप कैसे देखते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद whatever the measures have been taken by डेंगू government? देखिए, मैंने आपको बिगनिंग में बोला कि एक जो मॉस्किटो है वो 500 एग्स दे रहा है, वो आगे 500 आगे से आगे चेन देखिए कितनी बड़ी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ अ जनरल पब्लिक प्रॉब्लम। ये हमारी एक एक पर्सन की इम्पोर्टेंट रोल है। करें, पानी तो बारिश में कहीं पे भी जमा हो सकता है और वहाँ पे मच्छर तो पैदा बस हमने यही ध्यान रखना है। अब जैसे हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, ये फ्राइडे ड्राई डे है, आपने हफ्ते में एक बार पूरे घर की इंस्पेक्शन करनी है। अपने टेरेस से शुरू कर लीजिए। टेरेस पे कोई भी, छत पे कोई भी सामान ऐसा पड़ा है, मान लो किसी बच्चे का टॉय पड़ा है, टूटा हुआ गमला पड़ा है जिसमें पानी खड़ा है, और जैसे हम पंछियों के डालने के लिए वो कंटेनर रख देते हैं, एनिमल्स के पानी के लिए रख देते हैं, और हम उसका पानी चेंज नहीं कर रहे, तो वो एक हफ्ते में आपके अंदर मॉस्किटो पैदा हो रहे हैं। आप हेड पूरे घर से ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर की आप इंस्पेक्शन करिए। मैं तो ये भी कहती हूँ अपने पड़ोसियों को भी आप साथ में इंकरेज करें कि अपने घर की इंस्पेक्शन करिए, कहीं साफ पानी खड़ा नहीं होने दें। और यहाँ कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूँगी, हमारे घरों के अंदर कुछ हिडन एरियाज होते हैं जहाँ मॉस्किटो पैदा हो रहे हैं, हम अवेयर ही नहीं है। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, जैसे पानी जैसे बर्फ होती है वो कंडेंस होती है, तो फ्रिज के नीचे एक प्लेट होता है जिसमें सारा पानी खड़ा रहता है, तो आप चेक करिए हफ्ते में एक बार, जितने घर में गमले हैं, पॉट्स हैं, उनके अंदर उनके आसपास कहीं पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना है। जितने वाटर प्लांट्स हैं, जैसे मनी प्लांट है या कई वाटर प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार उसका पानी थॉरली चेंज करना है। और एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर थ्रेट रहता है हमारे घरों में, वो वाटर कूलर्स, पानी है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर कूलर को, जो कूलर हम यूज़ करते हैं गर्मी के मौसम में, उनमें भी एटलीस्ट वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार उसको थॉरली क्लीन करें, कहीं भी एक भी मच्छर पैदा होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी जितना हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास कहीं मच्छर फालतू में पैदा ना हो, उतना ही हम शायद बच पाएंगे विद जो आपने बोला है। एक्चुअली डेंगू से बचने का तरीका ही यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फर्स्ट कि हम कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें, इस मॉस्किटो को पैदा ही ना होने दें, ये हम सबकी जनरल ड्यूटी बनती है। नंबर 2 पे हमें ये मच्छर काटे ना, वो भी हमने डिस्कस कर लिया क्या तरीके हो सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं घरों में, और नेट, जैसे हमारी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, वहाँ हम जाली वाले दरवाजे खिड़की, ताकि बाहर के मच्छर अंदर ना आए।
तीसरा ये होता है कि अगर फीवर है तो हमने पैरासीटामोल खानी है, टाइमली डॉक्टर को हमने कंसल्ट करना है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी, किसी मिथ में नहीं पड़ना, तो डेंगू से बचा जा सकता है ईजिली। तो आपने जैसे बोला कि एक जो फॉगिंग करते हैं वो अगर आपके वहाँ पे नहीं है, मान लीजिए आप कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आते, तो एक आम व्यक्ति क्या कोई अपनी तरफ से कोई मेजर कर सकता है? क्योंकि अपने घर पे तो सब ऑल आउट वगैरह लगा लेंगे या ओडोमोस लगा लेंगे, लेकिन जो आपके आजू बाजू मोहल्ले में आपके है ना, वहाँ पे अगर कहीं ज़्यादा मच्छर हैं तो एक आम व्यक्ति अपने लेवल पे क्या कर सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने देखा है कि बहुत सारे खाली जगह पड़ी रहती हैं, प्लॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं, उनमें कहीं किसी लोगों ने गार्बेज फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, उसमें कई खुली बॉटलें, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपके आसपास जहाँ भी कोई खुला एरिया है उसमें वहाँ कोई कूड़ा करकट ना हो। वो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं, पिक्चर्स खींच के भेज सकते हैं। जहाँ पानी है, अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कोई खड्डा है, पानी ज़्यादा है, आप उसमें मिट्टी डाल के भी उसको नहीं कर सकते, यू कैन ऐड अ टर्पेंटाइन ऑयल। आप टर्पेंटाइन ऑयल उसमें डाल दीजिए, अगर उसमें लार्वा पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, ऐसा मिट्टी डाल सकते हैं, ओके, है ना। और सेकेंडली ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अगर मान लीजिए अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ ऑलवेज हेल्प टू। जैसे मैं भी हूँ, अगर हमें कहीं दिखता है हम भेजते हैं उनको पिक्चर्स कि देखिए यहाँ पानी बहुत खड़ा है, यहाँ खड्डे बहुत हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमने एक एक पर्सन को, हमारे एटलीस्ट जितने नेबरहुड है उनको हमने ये जागरूकता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक मच्छर 500 मीटर तक, एक आधा किलोमीटर तक वो अगर जा सकता है। अगर मुझे सेफ़ रखना है अपने आप को, मुझे अपनी फैमिली को सेफ़ रखना है, मुझे अपने नेबर्स को भी सोचना पड़ेगा, और उन नेबर्स को अपने आगे नेबर्स को भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे वो नाना पाटेकर का डायलॉग था ना कि एक मच्छर आदमी को, है ना, तो ये मुझे लग रहा है एक मच्छर एक आदमी को नहीं, बहुत सारे आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, एंड आई एम रियली श्योर कि आपके पास और भी बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन एक प्रोग्राम में एक ही जानकारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और भी जानेंगे आपसे, और हमारे दर्शकों से और भी आपका जो ज्ञान है वो साझा करेंगे, ताकि उनकी सेहत और हम सब की सेहत जो है वो बढ़िया हो सके, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई। आपको हमारी ये छोटी सी वार्ता कैसी लगे, और इसके बारे में जो आप समझते हैं कि अच्छा है बुरा, जो भी आपको लगा उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं। तंदुरुस्ताए नवा आपके लिए है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। आप इस प्रोग्राम को इसी तरह से प्यार देते रहें, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहें। डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और मॉस्किटो डे पे स्पेशली आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।